नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसमें कल हमने शीत युद्ध के अर्थ और कारणों पर चर्चा की थी। आज हम कुछ और कारणों पर चर्चा करेंगे जो शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह अणु बम का आविष्कार शीत युद्ध के सूत्रपात का कारण बना। जब अणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, उस समय युद्धकालीन मित्र राष्ट्र जो थे ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ, इसने इनकी मित्रता का ही अंत कर दिया देखा जाए। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अणु बम पर जो अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण चल रहा था, अमेरिका ने अपनी इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो पूरा परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से उसने इसका रहस्य गुप्त रखा और इस बात से सोवियत संघ को ज़बरदस्त सदमा पहुंचा। उधर अमेरिका और ब्रिटेन को अणु बम के कारण ये अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कारण से दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव में काफ़ी वृद्धि हुई। सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान भी शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण बना। क्यों? क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही प्रमुख सोवियत संघ के पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में एक विक्षोभ फैल गया, क्योंकि अमेरिका ने अपनी यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था और अमेरिका ने साम्यवाद के प्रभाव को बढ़ने से भी रोकना शुरू कर दिया और सोवियत संघ ने अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरित करने लगा। एक और अमेरिका रोकने लगा और दूसरी ओर सोवियत संघ साम्यवादी गतिविधियों में वृद्धि करने लगा। 1945 के प्रारंभ में स्ट्रेटेजिक सर्विस के अधिकारियों को ये ज्ञात हुआ कि उसकी संस्था के जो गुप्त दस्तावेज हैं वो साम्यवादी संरक्षण में चलने वाला पत्र अमरेशिया भी उनके हाथों में पहुंच गया है। और 1946 में कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ का एक हाथ है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी प्रशासन साम्यवादी सोवियत संघ के प्रति जागरूक हो गया और अमेरिका ने साम्यवाद का एक और हवा खड़ा कर दिया और सोवियत संघ ने भी अमेरिका की इस कार्यवाही को अपने विरुद्ध समझा और अमेरिका की कटु आलोचना करने का अभियान प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप शीत युद्ध में वृद्धि हुई। तो एक और जहां सोवियत संघ के द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान शुरू कर दिया था, वहां दूसरी ओर पश्चिमी राष्ट्रों ने भी सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। 18 अगस्त 1945 को बर्नेज, जो कि अमेरिकी राज्य सचिव था, और बेविन, जो ब्रिटिश विदेश मंत्री था, उन्होंने अपनी विज्ञप्ति में सोवियत नीति के संदर्भ में ये कहा था कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना है। 5 मार्च 1946 को अपने फुलटन नामक स्थान पर जो भाषण दिया था, उसमें चर्चिल ने कहा, बाल्टिन में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में तीसरे से महाद्वीप में अर्थात पूरे यूरोप में एक लोह आवरण छा गया है और ये सभी प्रसिद्ध नगर और सोवियत क्षेत्र में बसने वाली जनता न केवल सोवियत प्रभाव में है वरन सोवियत नियंत्रण में है। उसने आगे कहा था कि स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। अर्थात चर्चिल ने यहाँ आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की बात की और सोवियत संघ का विरोध किया। तो अप्रैल 1946 के उपरांत
दोनों पक्षों ने अपने मतभेद को खुलेआम प्रकट करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण एक नग्न सत्य बनकर उभर गया। ये शायद मैं ये कहूँ कि चर्चिल के व्याख्यान का ही प्रभाव था, जिसने कि मुनरो के सिद्धांत को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया और जिसने मार्शल योजना को भी जन्म दिया। चर्चिल के फुलटन भाषण के संबंध में ये कहा गया था कि ब्रिटेन के युद्धकालीन नेता के फुलटन भाषण में शीत युद्ध का वास्तव में प्रारंभ ही नहीं किया, वरन ये तो प्रथम बुलंद घोषणा थी। अब बर्लिन की नाकेबंदी भी शीत युद्ध का कारण बन गया। सोवियत संघ के द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जून 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्यवाही को शांति के लिए घातक बताया। अब सोवियत संघ के द्वारा सोवियत संघ के द्वारा जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें भी वीटो का बार बार प्रयोग करने लग गया था। सोवियत संघ ने अपने वीटो के इतना उसने प्रयोग किया कि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य में ही बाधा पहुंचाना शुरू कर दी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ को मैं ये कहूँ कि विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली विश्व संस्था नाम मानकर सोवियत संघ उसे अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझने लग गया। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। सोवियत संघ के द्वारा वीटो के इस प्रकार दुरुपयोग करने से पश्चिमी राष्ट्रों की ये मान्यता बन गई कि वह इस संगठन को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ की आलोचना करने लगे, जिसके फलस्वरूप उनमें परस्पर विरोध और तनाव का वातावरण विकसित हो गया। अगला बिंदु है सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता बंद करना। लैंड लीज एक्ट के अंतर्गत अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो आंशिक आर्थिक सहायता दी जा रही थी उससे सोवियत संघ असंतुष्ट था, क्योंकि ये सहायता बहुत कम थी। लेकिन इस अल्प सहायता को भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकाएक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ नाराज हो गया। अगला बिंदु है शक्ति संघर्ष। मैं ये कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। जैसा कि मार्गेंतो ने भी कहा था कि विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए हमेशा संघर्ष होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे, अतः इनमें विश्व प्रभुत्व की स्थापित करने के लिए आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये माना हुआ सिद्धांत है कि शक्ति राजनीति को सैद्धांतिक आदर्शों का जामा पहनाया जाता है। अतः कई विचारक तो शीत युद्ध को पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नया संस्करण मानते हैं, जिससे दोनों महाशक्तियाँ अपने प्रभुत्व में वृद्धि करने के लिए जी जान में लगी हुई थी। धीरे धीरे इसको सैद्धांतिक आधार भी दे दिया गया था। अगला बिंदु है हित संघर्ष। शीत युद्ध केवल शक्ति संघर्ष नहीं है, वरन ये राष्ट्र हितों का भी संघर्ष है। द्वितीय महायुद्ध के बाद अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका आपस में टकराते रहे। ये विवादास्पद मुद्दे थे जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना आदि। इस प्रकार शीत युद्ध की कई उत्पत्ति के कई कारण थे। शीत युद्ध की उत्पत्ति के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी शीत युद्ध का कई प्रभाव हुआ। पहला प्रभाव था विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो अलग अलग गुटों का नेतृत्व करने लग गए थे और विश्व की समस्याएं भी इसी गुटबंदी के आधार पर आकी जाने लग गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्या मैं ये कहूँ उलझनपूर्ण हो गई। हम देखें, चाहे वो कश्मीर समस्या हो या कोरिया समस्या हो, अफगानिस्तान समस्या हो या अरब इजराइल संघर्ष, अब सब उस पर गुटीय स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में सोचने लगे। दूसरा, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को डरा दिया और आतंक और अविश्वास के दायरे में वृद्धि होने लग गई थी।
अमेरिका और सोवियत संघ मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरा तनाव, वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से डरने लग गए कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग एक निलंबित मृत्यु दंड, सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस के युग में आ रहे हैं। तीसरा बिंदु है आणविक युद्ध की संभावना का डर। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया। शीत युद्ध के वातावरण में ये महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना में वृद्धि हो गई। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप में सताने लगा। आणविक शस्त्रों के निर्माण में वृद्धि होने लग गई। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधों का बाहुल्य। शीत युद्ध से विश्व में सैनिक संधियां और सैनिक महागठबंधों ने को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधों का उदय शीत युद्ध का ही फल था। इसी कारण शीत युद्ध की उग्रता में वृद्धि आई। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रखा। पांचवा बिंदु है शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। कि शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण में भी वृद्धि कर दी और निशस्त्रीकरण को एकदम खत्म कर दिया। कैनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति और विध्वंस शस्त्रों की खोज में वृद्धि कर दी। अरबों डॉलर शस्त्रों पर खर्च होने लग गए थे। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण होने लग गया था। विश्व दो गुटों में बट गया। एक खेमा ऐसा लग रहा था देवताओं का है, दूसरा है दानवों का है। इनके मध्य कुछ भी नहीं है और इस दृष्टिकोण का विकास होने लग गया कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, सभी हमारे विरोधी है। तो देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यंत्रीकरण हो गया। अगला बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण होने लग गया था। कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा लग रहा था कि शांति का अर्थ युद्ध हो गया था। शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन एक दुष्कर कार्य हो गया था। सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया। ऐसा लग रहा था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद की संस्था, जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का निर्णय था, और उसको ऐसा लग रहा था कि उसको धक्का पहुंच गया था, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका आपस में संघर्ष कर रहे थे और महाशक्तियां परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो के द्वारा रद्द कर देती थी। यहाँ इतना अधिक विरोध और वीटो दिखाई देने लग गया कि यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ राष्ट्र कहना इसे अधिक उपयुक्त माना गया। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना। शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर दिया और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर पाया। यहाँ तक कि ऐसा लगने लग गया कि संघ एक मूक दर्शक बनकर रह गया है। संयुक्त राष्ट्र का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया है और इसे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रस्तावों का विरोध करने लग गया था, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहां भाषण सभी देते थे पर सुनता कोई नहीं था। शीत युद्ध के वातावरण में वाद विवाद बहरों का संवाद, डायलॉग ऑफ द डेफ बनकर रह गया था, जिससे शीत युद्ध के कारण मानवीय कल्याण के कार्यों की भी उपेक्षा होने लगी। तीसरे देश जो थे विकासशील, वहाँ भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, राजनीतिक अस्थिरता जैसी कई समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण
शक्ति की राजनीति तक सीमित रहा। इस प्रकार शीत युद्ध के कई नकारात्मक प्रभाव पड़े तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए, जैसे इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। इसके कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में वृद्धि हुई और शीत युद्ध के कारण तकनीकी भी उन्नति हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के स्थान पर महासभा के पास आ गए और राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे शक्ति संतुलन की भी स्थापना हुई। इस प्रकार शीत युद्ध के कई प्रभाव हुए। अब हम अगला शीत युद्ध का अंत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।